नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 8th साइंस क्लास में। तो बच्चों हम 11th क्लास में पढ़ रहे थे बल तथा दाब। कल बच्चों हमने बल के बारे में पढ़ा था, बल के प्रकार के बारे में पढ़ा था। बल 2 प्रकार के होते हैं, संपर्क बल, असंपर्क बल। इसके साथ-साथ हमने घर्षण बल के बारे में पढ़ा। संपर्क बल 2 प्रकार के होते हैं, पेशीय बल और घर्षण बल। और असंपर्क बल के बारे में भी हमने पढ़ा, स्थिर वैद्युतीय बल और चुंबकीय बल। आज हम बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? देखो बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल की यदि हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल लें कि यदि एक सिक्का मैं उछालूं, तो हम देखते हैं कि सिक्के को जब मैं उछालती हूँ, तो वो सिक्का जो है नीचे की ओर गिरता है, ज़मीन पर गिरता है। या फिर मैं एक बॉल को जब फेंकती हूँ, तो बॉल भी जो है नीचे की ओर गिरती है। या फिर हमने देखा है कि पेड़ से पत्तियाँ जो है हमेशा नीचे की ओर गिरती है, या पेड़ से फल भी हमेशा नीचे की ओर गिरते हैं, देखे हमने। इसके साथ-साथ जब हम नल खोलते हैं तो हम देखते हैं कि पानी भी नीचे की ओर गिरता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, हमारे दिमाग में प्रश्न आता है कि क्यों सभी वस्तुएँ जो है वो पृथ्वी की ओर नीचे की ओर गिरती है ना? किसी भी वस्तु को जब हम फेंकते हैं तो सभी वस्तुएँ पृथ्वी की ओर ही क्यों गिरती है? तो बच्चों इसका कारण ये है कि हमारे आस-पास पाई जाने वाली जितनी भी वस्तुएँ हैं, उन सभी वस्तुओं पर पृथ्वी के द्वारा एक बल लगता है। इस बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं और इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सभी वस्तुएं जो होती है वो एक दूसरे को आकर्षित भी करती है, प्लस सभी वस्तुएं जो है वो नीचे की ओर गिरती हुई या आकर्षित होती हुई हमें दिखाई देती है। समझ में आया? तो गुरुत्वाकर्षण बल हम किसे कहेंगे कि वह बल जिसके द्वारा सभी वस्तुएं जो है आपस में एक दूसरे को आकर्षित करती है, उसे हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। या फिर हम इसकी ये भी डेफिनेशन दे सकते हैं कि हमारे आसपास पाई जाने वाली सभी वस्तुएं पृथ्वी के द्वारा लगने वाले एक आकर्षण बल के द्वारा आकर्षित होती है, या पृथ्वी के द्वारा उन सभी वस्तुओं पर एक बल लगता है। इस बल को हम क्या कहते हैं? आकर्षण बल कहते हैं, जिसके द्वारा सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। आया समझ में? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सभी वस्तुएं जो है नीचे की ओर गिरती हुई दिखाई देती है। सबसे पहले जब न्यूटन जो थे, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। न्यूटन नाम के जो वैज्ञानिक थे, जब वो सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, तो उन्होंने देखा कि अचानक से सेब नीचे की ओर गिरा। तो उनके मन में ये प्रश्न आया कि क्यों ये सेब नीचे की ओर गिरा? क्यों ना ये ऊपर की ओर गया? ऐसा क्यों हुआ? तो इसका मतलब ये है कि वाक़ई में पृथ्वी के द्वारा कोई एक बल लगता है सभी वस्तुओं के ऊपर, जिससे कि सभी वस्तुएं जो है पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। इसी बल को उन्होंने क्या नाम दिया? गुरुत्वाकर्षण बल नाम दिया। अब आपको अच्छे से समझ में आया। अब चलते हैं बच्चों, हम दाब किसे कहते हैं। देखो बच्चों, दाब की बात करें यदि हम, तो दाब जो है हम कह सकते हैं कि कोई भी पृष्ठ है, कोई भी वस्तु है, किसी भी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है वो क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि कुली जो होते हैं वो हमारे पास बहुत सारा वजन होता है या बहुत सारा सामान होता है, लगेज होता है, तो हम कुली करते हैं। अब कुली क्या करता है, यदि उसके पास ट्रॉली नहीं है तो वो क्या करता है, ज़्यादातर कुली जो होते हैं वो अपना सारा सामान जो होते हैं सिर के ऊपर रखते हैं। अब सिर पर रखने से पहले वो क्या करते हैं कि एक कपड़े की बहुत बड़ी-सी इंडानी बनाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि गोल घेरा बनाते हैं कपड़े का, और गोल घेरा बना करके उसको सिर के ऊपर रखते हैं, फिर उसके ऊपर सारा वज़न रखते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वज़न वो अपने सिर पर ही रखना पसंद करते हैं, है ना? उसमें वो कंफर्टेबल भी फ़ील करते हैं। क्यों? ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि जैसे ही कुली जो होता है, जब कपड़े का इनानी बनाकर या फिर रोल बना करके जब अपने सिर के ऊपर रखता है, तो और उसके ऊपर जब वज़न रखता है, तो वो जो वज़न रखने वाला है उसके ऊपर, उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। जब उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जो चीज़ उसके संपर्क में आने वाली है, जैसे ईडानी तो सिर पर रख दी उसने, या कपड़े का रोल बनाकर सिर पर रख दिया, लेकिन उसके ऊपर जब वो वज़न रखेगा, तो उसके संपर्क में आने वाला जो वज़न है, उसका क्षेत्रफल बढ़ गया। तो जब उसका क्षेत्रफल बढ़ गया, तो उसके एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लग रहा है, वही उसका दाब कहलाएगा। तो वो उससे कम जो है बल अनुभव करेगा, और उसको वो वज़न जो है बहुत ही कम लगेगा, और वो आसानी से उसको लेकर जा पाएगा। समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल है उसे हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल हम इसका लेते हैं। जैसे कि जब हम दीवार पर कील ठोकते हैं,
जब हमें दीवार पर कील लगानी होती है तो हम क्या करते हैं कि कील को लेकर के और कील के ऊपर सिर्फ उसी क्षेत्रफल पर हम दाब लगाते हैं जहां जहां पर हमें कील को दीवार पर लगाना है ना। तो इसका जो एकांक क्षेत्रफल है जिस पर कील जो है अंदर की ओर जाएगी, वो जो क्षेत्रफल होता है जिस पर हम बल बल लगा रहे हैं वो क्या कहलाएगा? दाब कहलाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है वो क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। तो आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा है बच्चों कि क्या जैसे कुली ने गोल बना करके रोल लगाया, उसके ऊपर उसने लगाया, है ना? यदि वो रोल बनाकर नहीं लगाए और डायरेक्ट वो सारा सामान अपने सिर के ऊपर रखे, तो क्या उसको भार ज़्यादा महसूस होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि अब जो है उसके ऊपर जो लगने वाला भार है, उसके ऊपर जो रखा जाने वाला भार है, वो एकांक क्षेत्रफल पर नहीं लग रहा। वो तो उसकी संपूर्ण बॉडी के ऊपर लग रहा है। जबकि जैसे ही उसने रोल बनाकर लगाया तो उसी रोल के ऊपर उसका क्षेत्रफल बढ़ गया वजन का, जिसके कारण उस रोल के ऊपर ही जो है वो दाब लग रहा था, जिसके कारण उसे उसका वजन जो है, उसका भार जो है कम महसूस हो रहा था। समझ में आया? तो हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है वो क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। इसीलिए कुली जो होते हैं वो अपने सिर पर सामान रखने से पहले एक कपड़े का रोल बना करके उसके ऊपर फिर सामान को रखते हैं, ताकि वो रोल जो होता है उस सामान के क्षेत्रफल को बढ़ा देता है, जिससे कि कुली को उसका भार कम महसूस होता है। इज दैट क्लियर? अब समझ में आया आपको? अब चलते हैं, यदि हमें दाब निकालना है तो हम किस प्रकार से निकालें? तो यदि हमें दाब निकालना है, किसी भी वस्तु का दाब निकालना है, तो हम दाब निकालने के लिए एक सूत्र हमने बनाया है कि दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। टोटल जो आपका भार है और उसका क्षेत्रफल कितना है। यदि क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो लगने वाला दाब जो होगा वो कम हो जाएगा, और क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो दाब अधिक हो जाएगा, है ना? तो इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों आगे कि क्या द्रवों और अब हमारे दिमाग में ये प्रश्न आ रहा है कि क्या द्रव और गैस जो होते हैं इनकी सतह पर भी क्या दाब लगाया जा सकता है? क्या द्रवों और गैसों की सतह पर भी दाब लगता है, या उसको हम देख सकते हैं क्या? बिल्कुल देख सकते हैं। उसके लिए भी हम एक एग्जांपल लेंगे बच्चों। जैसा कि आपके बुक के अंदर देखिए पेज नंबर 135 पे चित्र संख्या 11.14 में आइए। अब देखिए यहाँ पर दो हमने कांच की नली ली है या फिर हमने प्लास्टिक की नली ली है। कोई भी नली ले सकते हैं हम, कोई पाइप भी ले सकते हैं। प्लास्टिक के 2 पाइप भी ले सकते हैं या फिर हम कांच की 2 नली भी ले सकते हैं जो दोनों तरफ से खुली हो। अब हमने क्या किया बच्चों, ध्यान दो कि दोनों नली के नीचे की ओर हमने एक-एक बैलून लगा दिया है और बलून को हमने धागे से बांध दिया है ना? सेम साइज़ के 2 बलून लिए, दोनों के ऊपर हमने जो है बांध दिया। अब देखो हमने क्या किया, एक कांच की नली को ए नाम दे दिया, दूसरी कांच की नली को बी नाम दे दिया, ठीक है? अब मैंने क्या किया कि मैंने ए कांच की नली के अंदर पहले मैंने 1 कप पानी नाप लिया अलग से। मान लो मैंने 100 ml जल नाप के अलग ले लिया। अब मैंने क्या किया, उसके अंदर 50 ml जल उसके अंदर डाल दिया। तो जैसे ही मैंने 50 ml जल डाला तो मैंने देखा कि नीचे एक गुब्बारा जो था वो थोड़ा-थोड़ा सा फूलने लगा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? सॉरी। ऐसा इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि जैसे ही मैंने काँच की टेस्ट ट्यूब के अंदर जैसे ही मैंने काँच की नली के अंदर पानी डाला, जल डाला, वैसे ही उसका दाब जो है बढ़ा बलून के ऊपर। वो जल जो है नली से होता हुआ बलून के ऊपर गया और बलून के ऊपर दाब बढ़ा, और बलून के ऊपर दाब बढ़ने के कारण वो बलून फूल गया, उसका क्षेत्रफल बढ़ गया और क्षेत्रफल बढ़ा जिसके कारण उसका वो हमें फूला हुआ महसूस हो रहा है। अब मैंने क्या किया कि थोड़ा-सा जल 50 ml जल और लिया और फिर मैंने और 50 ml जल उसके अंदर डाल दिया। तो मैंने देखा कि अब गुब्बारा पहले से और अधिक फूल गया, उसका क्षेत्रफल और पहले से ज़्यादा बढ़ गया। तो हम कह सकते हैं इसका मतलब ये है कि द्रवों की सतह पर भी जो है वो दाब को हम देख सकते हैं, है ना? या फिर द्रवों और गैसों पर भी दाब लगाया जा सकता है। अब गैसों पर कैसे दाब लगता है, आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है। द्रव पे तो हमने करके देख लिया, लेकिन गैसों पर किस प्रकार से दाब लगाया जाता है? गैस पर दाब लगाने के लिए तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो हम डेली रूटीन के अंदर बलून्स फुलाते हैं। जब भी आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो आप घर के अंदर बलून फुलाते हैं, डेकोरेशन करते करते हैं ना। तो जब आप बलून फुलाते हैं तो आप देखते हैं उसके अंदर
हवा भरते हैं, बलून के अंदर जैसे ही फूंक मारते हैं तो हवा जो होती है जैसे ही बलून के अंदर जाती है तो बलून के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है वायु का, और जैसे ही एयर का प्रेशर बढ़ता है वैसे ही बलून का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि द्रवों और गैसों पर भी जो है वो दाब लगाया जाता है और इसको हम महसूस कर सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों आगे। हमारी बुक ये कह रही है कि क्या किसी भी बर्तन की दीवार पर भी क्या दाब लगाया जा सकता है, या किसी बर्तन की दीवार पर भी क्या दाब लगता है? क्या हम इसको प्रयोग द्वारा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए भी हमने देखो पेज नंबर 139 पे आइए, चित्र संख्या 11.15 पे आइए। हमने एक कांच की बोतल ली है। कांच की बोतल को हमने क्या किया है, नीचे की तरफ कांच की बोतल के अंदर नीचे की तरफ हमने गरम किया कुछ हमने। कांच की तो नहीं, हम प्लास्टिक की ले लेते हैं। प्लास्टिक की बोतल हमने ली ताकि हम छेद आसानी से उसमें कर पाएंगे, और हमने थोड़ा सा चाकू गरम किया या कुछ भी गरम किया और उसको हल्का सा एक छेद कर दिया नीचे की तरफ, 3-4 इंच छोड़ करके बोतल को नीचे से, और वहां पर हमने एक गोल छेद किया, और उस छेद के अंदर फिर मैंने एक कांच की नली को फिट कर दिया। कांच की नली को फिट करने के बाद मैंने वहां पर थोड़ा सा ग्लू लगा करके उसको चिपका दिया ताकि उसमें से जो भी हम लिक्विड बॉटल के अंदर भरे तो वो बाहर ना निकले। ठीक है, समझ में आया आपको? अब मैंने क्या किया बच्चों, हमारा बॉटल तैयार हो गई। अब हमने क्या किया, इसके अंदर पानी डाला। जब हमने इसके अंदर पानी डाला, अच्छा, इसके पहले हमने क्या किया कि जो हमने साइड में कांच की नली लगाई है ना, उसके ऊपर देखो हमने एक बलून लगा दिया, उसको भी हमने बांध दिया है ना? अब हमने उसके अंदर पानी डाला, जल डाला, 100 ml जल डाल दिया उसके अंदर। अभी हमने 100 ml जल जब डाला तो हमने देखा कि अभी तो गुब्बारे में कोई विशेष परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिला। जैसे ही हमने 200 ml जल उसके अंदर डाला, वैसे ही हमने देखा कि गुब्बारा जो है वो फूलने लगा। तो इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि बॉटल की दीवार पर भी जो है द्रवों के द्वारा जो है वो दाब लगाया जा सकता है, बिल्कुल, है ना? तो यहाँ पर देखिए इसकी दीवार के ऊपर ही हमने जो है इसकी जो वॉल थी, बॉटल की जो वॉल थी वहीं पर हमने छिद्र करके कांच की नली लगाई, उसी पर बलून चिपकाया था, लगाया था। तो जैसे ही हमने बॉटल में द्रव भरा वैसे ही जो है वो बलून फूल गया, उसका क्षेत्रफल बढ़ा, है ना? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि द्रव जो होते हैं बर्तन की दीवार पर दाब डालते हैं। द्रव को जब हम किसी भी बर्तन में डालते हैं तो उनका बर्तन की दीवार पर भी वो दाब डालते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है। इसके साथ-साथ अभी भी हमें ये क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम एक और प्रयोग करेंगे बच्चों कि क्या द्रव बर्तन की दीवारों पर समान रूप से, समान गहराई पर समान रूप से दाब डाल सकता है क्या? तो बिल्कुल डाल सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, वही काँच की बोतल हमने ली, और फिर काँच की बोतल लेकर के हमने क्या किया, समान दूरी पर 4-5 नीचे से 4-5 इंच छोड़ करके, और हमने जो है वो 4 छिद्र कर दिया इस बोतल के ऊपर। समान दूरी पर, समान ऊंचाई पर, है ना? 4 छिद्र किए। अब मैंने क्या किया, इस बॉटल के अंदर फिर से पानी डाला। चित्र 11.16 में देखिए। अब जब मैंने इसके अंदर पानी डाला तो मैंने देखा कि चारों छिद्रों में से एक साथ पानी बाहर की ओर फव्वारे की तरह आ रहा है ना? तो इसका मतलब ये है कि द्रव जो होता है बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर और समान दाब डालता है। तो अ, इस प्रकार हमने ये देखा बच्चों, दाब के बारे में पढ़ा। अब चलते हैं आगे बच्चों, वायुमंडलीय दाब क्या होता है? सबसे पहले तो वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल क्या है? वायुमंडल हमारे चारों ओर वायु है। हमारे चारों ओर क्या है? वायु, वायु, वायु हमें दिखती नहीं है। वायु जो होती है कलरलेस होती है ना? रंगीन होती है जिसके कारण हमें दिखाई नहीं देती, और हमारे चारों ओर जो वायु का आवरण है इसी को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। और यदि हम देखें वायुमंडलीय दाब क्या होता है, तो इस वायु के आवरण के द्वारा जो दाब हमारे ऊपर लग रहा है इसी को हम क्या कहेंगे? वायुमंडलीय दाब कहेंगे। जैसे यहाँ पर आपकी बुक में क्या दिया है कि वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। बिल्कुल सही है कि जो वायु का जो आवरण है हमारी पृथ्वी से लेकर कई किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है, और इस वायु के द्वारा हमारे ऊपर, पृथ्वी के ऊपर जो दाब लग रहा है इसी को हम क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं।
अब देखिए वायुमंडलीय दाब को देखने के लिए भी हम एक प्रयोग करेंगे। जैसे कि आपकी बुक के अंदर क्रियाकलाप 11.11 के अंदर एक एग्जाम्पल दिया है कि हमने एक रबड़ का चूसक लिया है और चूसक लेकर के हमने क्या किया है, रबड़ के एक छोटे से ये चूसक कैसा दिखाई देता है, एक छोटे से प्याले की तरह दिखाई देता है। प्लास्टिक का छोटा प्याला नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार का इसका शेप होता है। और इसको हमने क्या किया, किसी समतल पृष्ठ के ऊपर जोर से हमने दबाया, तो हमने देखा कि ये चिपक जाता है ना? चिपक जाता है। क्यों चिपक गया? क्योंकि इसके अंदर वायु थी दीवार के अंदर, और जो आपका पृष्ठ था चूसक का, इसके बीच में वायु थी, जिसके कारण वो उसके ऊपर चिपक गया, है ना? अब मैं जब इसको उतारूंगी तो वो उतरेगा तो सही, लेकिन इतना इजीली नहीं उतरेगा, है ना? क्यों? क्योंकि उसके ऊपर वायुमंडलीय दाब भी लग रहा है। वायुमंडलीय दाब के साथ-साथ अंदर पृष्ठ के अंदर जो दीवार और चूसक के बीच में जो दाब था, वायु थी, उसका भी दाब लग रहा है। तो दोनों दाब यदि बराबर होंगे तब तो वो उतर जाएगा। यदि अंदर का दाब बाहर के दाब से कम होगा तो भी उतर जाएगा। लेकिन जब अंदर का दाब और बाहर का दाब दोनों बराबर होंगे तब हमें उतारने में थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन यदि बाहर का दाब अंदर के दाब से बहुत अधिक है तो भी उसको उतारने में दिक्कत आएगी। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से यदि हमने चूसक को उतारा और उतारने के बाद हमने क्या किया कि चूसक को इस प्रकार से लगाया कि चूसक और पृष्ठ के बीच में वायु ना रहे अब, है ना? तो जब वायु नहीं रहेगी, वायु निकाल देंगे, तो फिर हम चूसक को खींच करके क्या निकाल पाएँगे? नहीं निकाल पाएँगे, क्योंकि अब उसके ऊपर जो है सिर्फ़ वायुमंडल का ही दाब लग रहा है, जिसके कारण अंदर का दाब शून्य होने के कारण अब हम उसको आसानी से नहीं निकाल पाएँगे। तो ये हमारा था वायुमंडलीय दाब। इसका एक और एग्ज़ाम्पल आपकी बुक में दिया है बच्चों, देखो। पेज नंबर 141 पे आइए, चित्र 11.20 को देखिए। देखिए 17वीं शताब्दी में जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे, ऑटो वॉन गैरिक। इन्होंने जो है सबसे पहले वायुमंडलीय दाब की खोज की थी। अब इन्होंने क्या किया कि एक ऐसा बर्तन बनाया कि जिसको दोनों तरफ से हम चिपका सकते हैं। मैं क्या कहूँ आपको, बॉल के दो, एक बॉल इस तरीके की बॉल आती है, प्लेइंग बॉल्स होती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि उसको खोल भी सकते हैं और उसको जोड़ भी सकते हैं। इस तरीके की बॉल्स आती है ना, तो वो जो बॉल्स होती है जब हम उसको जोड़ देते हैं और फिर हम उसको जब उन्हें वापस दोनों तरफ से खींचते हैं तो हम देखते हैं कि उनको अलग करना बहुत ही मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है वायु भर जाती है और वायुमंडलीय दाब दोनों तरफ जो है वो लगता है। बाहर का वायुमंडलीय दाब भी लग रहा है, अंदर का भी लग रहा है, इसलिए वो नहीं खुल पाती। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। गैरिक ने क्या किया है कि बर्तनों से वायु बाहर निकालने के लिए एक पंप का आविष्कार किया था। इन्होंने इस पंप की सहायता से एक नाटकीय ढंग से वायु दाब के बल का प्रदर्शन भी किया। इन्होंने धातु के 2 खोखले गोले लिए, धातु के 2 अर्ध गोले खोखले लिए और प्रत्येक का व्यास कितना था? 51 सेंटीमीटर था। फिर इन्होंने क्या किया, गोलों को एक साथ जोड़ दिया और गोलों को एक साथ जोड़ करके बीच की वायु को निकाल दिया और इसके बाद दोनों अर्धगोलों को 8-8 घोड़े, दोनों तरफ से गोलों के बीच में रस्सियां बांधी और 8 घोड़े इधर और 8 घोड़े इधर लगाए, है ना? और खींचा तो भी इन्होंने देखा कि ये गोले अलग ना नहीं हो पाए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वायुमंडलीय दाब के कारण ऐसा हुआ, है ना? तो इस प्रकार बच्चों आज हमने वायुमंडल के बारे में पढ़ा, वायुमंडलीय दाब के बारे में पढ़ा और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में भी पढ़ा और दाब के बारे में भी पढ़ा। अब आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होगी। ये लेसन भी आपका आज यहीं कंप्लीट हो रहा है। तो धन्यवाद बच्चों। जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।